करुणा के सागर दया की देवी है औरत, ममता की सागर क्षमा की मूरत है औरत, प्रकृति का रूप और सहनशीलता का स्वरूप है औरत, जननी जन्मदात्री देवी दुर्गा शक्ति स्वरूपा भगवती है औरत। बिल्कुल इन लाइंस में कहीं ना कहीं एक औरत की, एक नारी का एक पूरा रूप विख्यान होता है। यूं कह सकते हैं कि एक नारी में, एक महिला में पूरा का पूरा संसार जो है वो समाया हुआ है। अगर मानो तो सब कुछ, अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं। आज 21वीं शताब्दी है जहाँ पे महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ती हैं, पर वहीं पे संसार का वो नियम नहीं हटा। यहाँ पे आज भी महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है। तो कुछ ऐसी ही कहानी उन महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं, ताकि वो महिलाएं भी पीछे ना रहे और आगे बढ़कर अपने देश का नाम रोशन करें। तो बिल्कुल इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर द न्यूज़ नाउ की टीम आपसे मुलाकात करवाएगी, रूबरू करवाएगी एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल किया और वो प्रेरणा बन चुकी है बाकी महिलाओं के लिए। तो चलिए, इंतज़ार किस बात का है, मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना शर्मा मेहता से। तो बिल्कुल हमारे साथ इस समय मैम मौजूद है और इनके बारे में आप सब लोग बाखूबी जानते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि ये कौन है, ये नाम कौन है, चेहरा कौन है। ये चेहरा भी देखा है आपने, ये ज़ुबान भी सुनी है आपने और बहुत बार इन्हें देखा होगा, पर क्या उस चेहरे के पीछे की कहानी सुनी है? नहीं सुनी है ना। तो चलिए आज मैम की कहानी आप सबको बताएंगे इन्हीं की जुबानी। मैम पहले तो स्वागत है आपका, धन्यवाद। और सबसे पहले मेरे और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम की तरफ से हम आपको तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि सुनैना शर्मा मेहता का वो एक रूप जो कि जनता ने कभी नहीं देखा, वो फैमिली में किस तरह से सब चीज़ें मैनेज करती है। सुबह की वो शुरुआत जो 5 बजे के करीब होती है, खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, इन लॉज को देखना और फिर एक अच्छी ऑफिसर की तरह ऑफिस पहुंचना और सारा काम संभालना। उनके पीछे की कहानी आज सुनेंगे, वो सफ़र आज पूरा सुनेंगे। तो मैम शुरुआत करते हैं आपकी अनमैरिड लाइफ से। वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले तो जब मैंने होश संभाला तो मतलब कानाचक में मेरा जन्म हुआ और कानाचक में हमारा प्रॉपर घर, जो कि एक बॉर्डर विलेज है और इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे पास में ही। तो बहुत से किस्से कहानियाँ और वो जो कहते हैं कि कभी भी वो गोलाबारी शुरू हो जाती थी उस टाइम, तो वो चीज़ें हमने सब जो है विटनेस की हैं, देखी हैं। और लकीली मेरे माता पिता दोनों बहुत विजनरी मैं कहती हूँ, आज भी मैं उनको बहुत विजनरी मानती हूँ। उन्होंने मेरे अंदर जो एक उनको क्वालिटी लगी कि ये बहुत ही कमिटेड है, और इसका वो होता है ना, कहते हैं ना, बच्चे का पहले ही पता चल जाता है, पेरेंट्स को एक जजमेंट हो जाती है बच्चा क्या करेगा। तो उनको वो विजन हो गई। और इनफैक्ट मेरे मामा जी डीसी रैना साहब, तो वो जो आज एडवोकेट जनरल हैं JNK के, उन्होंने मेरी मदर को कहा कि इस लड़की में इतना पोटेंशियल है, तो ऐसा ना हो कि कहीं इसकी स्कूलिंग में या परवरिश में इस गांव में कहीं भी ये कहीं रुक ना जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कर सकती है। तो मुझे उनकी तो बहुत सपोर्ट रही। और मेरे फादर ने मुझे बहुत मतलब मैं कहूँगी कि उस टाइम इकोनॉमिक इश्यूज़ भी बड़े रहते थे। और महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चरल कॉलेजिएट स्कूल नागबनी, जो कि दोमाना में है, मछलियाँ गांव में, वो एक बहुत ही DAV स्कूल, और लेकिन फ़ी ऑफ कोर्स ज़्यादा थी। और हम 4 बहन भाई, तो मतलब एडमिशन्स टाइम टू टाइम, पहले मेरे बड़े भाई की, फिर मेरी वहीं करवाना। फिर मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू किया, तो फादर को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे छोटा भाई भी, उससे छोटा भाई भी, सब बच्चे हम वहीं से पढ़े हैं। और एक स्टेज ऐसी थी जब सबके फ़ी बियर करना वो फादर के लिए एक डेफिनेटली एक चैलेंज रहता है। और पर मेरे फादर ने कभी भी किसी चीज़ को उन्होंने तवज्जो नहीं दी। उनको यही था कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं। और ये मेरी मदर और फादर की जो विज़न कि हमें हमारे बच्चे पढ़ गए तो यही दौलत हमें सबसे बड़ी रहेगी, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियां बनाएं।
और इसी चीज़ को, इसी मिशन को लेते हुए 10th तक तो मैं वहाँ से जाती रही, कानाचक से नागबनी स्कूल जाती रही। उसके बाद कुछ ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ी, कुछ हैंड होल्डिंग की ज़रूरत रहती है कि आपको सपोर्ट मिले, मेंटोर्स से अच्छे गाइड्स मिलें आपको। तो उसके बाद मुझे जो मतलब मैं डेफिनेटली, हमें फादर ने शिफ्ट करवाया, मेरी मदर हमें जम्मू लेके आ गई, और फादर ने, इन दोनों ने, मैं कहती हूँ बहुत ही रेयर ऐसे पति पत्नी होते हैं जो बच्चों के लिए अपने आप को ही, इन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल, उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट एक गैप लिया। फादर मेरे वहाँ रहते रहे, मदर हमें यहाँ देखती रहीं, और यहाँ पे हमने मतलब ऑन रेंट बेसिस रहना शुरू किया, ट्यूशन्स पढ़ना शुरू की। और मदर ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उनको वहाँ घर का भी बैलेंस मेंटेन करना और यहाँ का भी, यहाँ पे भी हमें टाइम देना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आज मैं फील करती हूँ एज अ मदर, कि मेरी मदर ने कितना बड़ा और मेरे फादर ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है हमारे लिए। और उसके साथ साथ मेरे भाइयों की हमेशा सपोर्ट रही। कभी भी किसी ने, कभी मुझे ये फील नहीं आएगी अच्छा मैं लड़की हूँ और मुझे, मैं इनके बराबर नहीं हूँ। मेरे फादर ने हमेशा मेरी जो ख्वाहिशें थी उनको हमेशा पूरा किया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ने ही मुझे इतना सशक्त और इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया। और गांव में रहना कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक फ़ायदा होता है, क्योंकि आप गांव की जो वो परवरिश बच्चे की होती है ना, उसमें हम खेतों में भी जाते थे और हमने वो जो रियल लाइफ है उसको देखा है। और वो जो रियल लाइफ के चैलेंजेस को जब हमने मीट किया हुआ है, तो हमने कैसे चैलेंजिंग टाइम्स में अपने आप को स्ट्रांग बना के रखा, दैट रियली हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू सस्टेन द प्रेशर्स। तो वो चीज़ मुझे बहुत, और स्कूल का तो बहुत अच्छा रहा। हमारे टीचर्स गाइड्स ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया कि हम इतना मतलब अच्छा राइज कर सके हैं। और मैं ये कहूँगी शुरू से ही मुझे डिबेट्स वगैरह में इंटरेस्ट था। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में मैंने दिल्ली में JNK को रिप्रेजेंट किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस थी, स्टेट लेवल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस थी, उसमें मैं विनर्स में थी। तो वो एक, और ये 9th 10th 11th की फ़ेज़ थी। और उस टाइम पे भी जो टीचर्स से हमें सपोर्ट चाहिए होती थी वो डेफिनेटली मिलती थी। हमारे को लोकल टीचर्स कानाचक के, मेरे को उन्होंने बहुत सपोर्ट की मेरे प्रोजेक्ट में साइंस के, जिसको कि मैंने एक कम्युनिटी, एक विलेज को ही एक बेस बनाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब हमें, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कानाचक से तो मुझे पूरी फैमिली, पूरे गाँव से ही सपोर्ट मिलती रही, बिकॉज दे फाउंड मी वेरी शाइनिंग। और उन्होंने मुझे हमेशा हर मोड़ पे कहा कि नहीं बच्चे आप आगे बढ़ो, आप में कैपेबिलिटी है, आप में कैपेबिलिटी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ देती है। अच्छा अगर इन लोगों को फील हो रहा है तो डेफिनेटली आई कैन डू, कुछ तो होगा। क्योंकि तब तो ये जानकारी नहीं होती है कि क्या हम कुछ कर पाएंगे या नहीं। और ये बात मैम आपने बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे कि अगर हम गाँव क्षेत्र की बात करें या फिर कोई भी ऐसा एरिया हो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ कोई बच्चा अच्छा कर रहा है ना, तो लोगों में एक जेलसी फैक्टर, या फिर यूं कहें कि कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता। और बिल्कुल बार बार आपके पेरेंट्स को बोलेंगे अरे यार आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बच्ची क्या कर रही है, आप उसे ये नहीं आप ये करवा दीजिए। पर जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है तो लगता है कि वो एक पैकेज देखने को मिल पा रहा है। बिल्कुल। और इसमें मैं ये कहूँगी कि मैक्सिमम लोग इनकरेजिंग ही थे उस टाइम मेरे लिए। कुछ लोग थे, कईयों ने मुझे ये भी बताया नारी तो अबला नारी होती है, तुम क्यों कर रही हो, क्या मिलेगा। कईयों ने क्रिटिसाइज़ किया मेरी मदर को कि क्यों इतना पढ़ा रहे हो, क्या मिल जाएगा इसको, क्या मिल जाएगा इसको इतना पढ़ के, क्या कर लेगी, यहाँ से रिश्ता आ रहा है वहाँ रिश्ता कर दो फटाफट। जब आप ये बातें सुनते थे, आपके कानों में जब ये बातें आती थी, आपके अंदर क्या फीलिंग थी? मेरे अंदर तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि जब तक मैं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी, मैं शादी नहीं करूँगी। और नंबर 2, मेरे जो फादर वो इतने स्ट्रॉन्ग, जब वहाँ पर वो एक ट्रेंड था उस टाइम कि रिश्ता आ रहा है, लड़की की फटाफट शादी कर दो और सुरखुरू हो जाओ। तो मेरे फादर ने इतना मेरे पे विश्वास रखा, इतना विश्वास रखा कि मैं इसकी शादी नहीं करूँगा, रिश्ता बढ़िया से बढ़िया रिश्ते आए। पर मेरे फादर ने कहा नहीं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। गांव की जो सोच मैं आपको एक बताती हूँ, उसमें ये भी होता है आपकी बेटी अगर हाथ से निकल गई तो हाँ, ये सवाल सबसे बड़ा। तो इसमें पेरेंट्स का आपको सपोर्ट देना बहुत बड़ी बात है। उसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, उसमें मैं ये कहूँगी कि जैसे जब मेरे फादर ने मुझे जम्मू में भेजा पढ़ने के लिए और रहना भी मुझे यहीं था, तो कुछ नसीहतें उन्होंने मुझे ज़रूर दी थी। और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं सोसाइटी से थोड़ा सा हट के और सोसाइटी की बातें को नकार के तुझे भेज रहा हूँ, तो कहीं मेरा सिर नीचा मत करना।
और वो लफ्ज़ मुझे आज भी याद रहते हैं और वो हमेशा मुझे याद रहे। मैंने कभी भी अपने आप को भटकने नहीं दिया। मुझे तो लगता है ये लाइन आपको रिपीट करते करते आंखों में आंसू भी आ चुके हैं, इवन कि मुझे गूज़बम्प्स आ चुके हैं। उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि आज मैं सोचती हूँ कि जब मैंने अपनी बेटी को बाहर भेजना है तो मैं वो लाइनें याद आती हैं और वो वक्त याद आता है जब मुझे मेरे फादर जो है उन्होंने जम्मू भेज के, उसके बाद मैं इंटेलिजेंस एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया और मैं उसके बाद फिर दिल्ली में मुझे कोचिंग के लिए भी छोड़ के आए। और बिल्कुल मतलब वहाँ पे एक वो बेड सिस्टम होता था ना, बच्चों को एक बेड मिलता था पढ़ने के लिए कि हाँ हॉल में, तो वहाँ पे पूरे दुनिया भर के बच्चे ऑल ओवर इंडिया के थे। तो मेरे फादर ने जैसे मतलब लिटरली वहाँ पे मेरे को हैंड ओवर किया हमारे जो वहाँ पे गार्जियन थे कि आप ये आपने देखना है और बेटा आपने अपने आप को संभालना है, और दिल्ली में उस टाइम पे रहना और अकेले, हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बट एट द सेम टाइम मैं बड़ी टूटती भी थी कई बार, तो पर मेरे फादर ने मुझे बोला अगर तू अभी टूट गई ना फिर ज़िंदगी में बन नहीं पाएगी कुछ। क्या चीज़ आपको तोड़ती थी? मतलब एक फील आती थी माता पिता की याद, अपने जम्मू की मुझे बहुत याद आती थी। जब मैं दिल्ली में थी तो मुझे अपने लोगों की बड़ी याद आती थी और मुझे लगता था कि यार वो सब वहाँ पे है, मेरी फैमिली वहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे एक कभी कभी इंसान को लगता है फिर मुझे, लेकिन अपना फ्यूचर एकदम दिखता था नहीं, अगर अभी कर लूँगी तो उसके बाद डेफिनेटली एक ब्राइटर फ्यूचर होगा। और फादर ने मुझे हमेशा हमेशा सपोर्ट किया, मदर ने हमेशा बोला कि ये टफ टाइम है थोड़ा सा, ये निकल जाएगा, उसके बाद देखना जब तू कॉम्पिटिटिव्स क्लियर करेगी तो फिर देखना तेरी लाइफ। अच्छा मैम, एक चीज़ बताओ, वो दिन आपने बताया कि क्या कहानी थी, कैसे मेहनत की, पेरेंट्स का विश्वास, वो दिन कैसा था जब देखा कि रिजल्ट आउट हुआ है और आपका नाम उस पर है? यस, मैं मतलब पहले ही सेंट्रल सर्विसेज में जब मैं एमकॉम कर रही थी तो मेरी सिलेक्शन हो गई थी। मेरे फादर ने मुझे बोला आप वो ज्वाइन कर लो, और उस सर्विस में मैंने बहुत तैयारी की थी। और मतलब लिटरली मैं कहूँगी कि दिन में हमारे आउटडोर्स होते थे और बहुत सारे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्सेज, सो मेनी थिंग्स वर देयर। बट एट द सेम टाइम जब मेरे फादर मुझे ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ छोड़ने गए थे तो उस टाइम पे जो मेरी बुक्स का इतना बड़ा भंडार जैसे वो उसको लेके गए हैं हम ट्रेन पे, और कितनी प्रॉब्लम्स थी वो मुझे दिन अभी भी याद है। बट एट द सेम टाइम जब मैं यही सोचती थी कि यार ये मैं बुक्स जम्मू से लाई हूँ और मुझे ये पढ़नी है, तो वो रात को मुझे नींद नहीं आने देती थी वो चीज़। और मैंने बहुत मेहनत की, और जब रिज़ल्ट निकलना था तो मैं उन दिनों में जम्मू में थी, तो मेरे फादर के साथ ही वो मुझे बस एक पता चल रहा था कि अभी रिजल्ट निकल रहा है, निकलने वाला है, आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो इट वाज लाइक अ डू और डाई सिचुएशन कि यार ये क्या है, अगर कुछ हुआ तो ठीक है वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब क्या हार्ट बीट कितनी तेज थी? बहुत बहुत। और लिटरली जब मेरी सिलेक्शन हुई तो मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। मेरा खुशी के आंसू इतने निकले हैं। मेरे फादर बोले अब तो तेरा सपना पूरा हो गया है तो तुम अब क्यों रो रही हो। बट मुझे वो एक एक दिन का एफर्ट और दिन रात की जो फ्लैशबैक्स जो आ रहे थे तो उससे मुझे लगा। और जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या था, लाइफ बनाता है बच्चा अपनी, पर जो मैंने अपनी मदर और फादर का देखा ना सेक्रीफाइस, वो मेरे माइंड में हमेशा रहता था कि यार इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके चेहरे में वो खुशी सक्सेस की एज पेरेंट्स वो मैं देखना चाहती थी। और वो जो खुशी मैंने अपने माता पिता की चेहरे में देखी है आज, वो मैं डेफिनेटली सोचती हूँ कि जो उनकी तड़प थी और जो उनकी मेहनत थी और अपने आप को पीछे रख के जो उन्होंने किया, हम भी अपने बच्चों के लिए इस तरह से करें। और जितना उनको टाइम चाहिए उनको ज़रूर देना है, बच्चों के साथ हमेशा जस्टिस करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ। अच्छा मैम, एक चीज़ बताओ, आपने वो दिन तो याद दिला दिया, तो वो दिन कैसा था जिस दिन ज्वाइनिंग करी? जिस दिन ज्वाइनिंग करी उस दिन तो डेफिनेटली एक लग रहा था कि एक अनदर वर्ल्ड जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो लोगों को। देखो मैं आपको बताऊं कि पब्लिक की सर्विस करना ये एक फैमिली बैकग्राउंड भी होता है। तो मेरे फादर ने हमेशा अपने स्फेयर में बहुत सपोर्ट की है लोगों की, और हम ये सब देखते हुए ग्रो किए हैं। कोई हमारे घर में आ रहा है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, मेरे फादर ने हमेशा आगे, मेरी मदर ने हमेशा मदद की। हमने वो पॉजिटिव एटीट्यूड देखा और उनमें कभी भी किसी तरीके का घमंड नहीं था, कभी भी उन्होंने किसी का कहते हैं ना मैला मत्था नहीं किया मतलब। और हमने ये चीज़ देखी थी कि हम भी कुछ ऐसा कर पाएँ जिसमें हम सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो ये मेरे माइंड में जब मैंने पहुँची तो मुझे ऐसा लगा। और कुछ केसेस मेरे माइंड में थे कि अच्छा यार उसका काम भी रुका हुआ है, उसका भी, तो मैं सोचती थी अच्छा कहीं ना कहीं मैं अब लोगों के काम करवा पाऊंगी, इनकी मदद कर पाऊंगी, इनकी सुनवाई करवा पाऊंगी। मुझे लगता है मैम ये चीज़ें आपकी इसलिए भी आपके दिमाग में थी क्योंकि जिस क्षेत्र से आप थे वहाँ पे लोगों का रहन सहन वैसा था। हाँ,
जहाँ से हम बिलोंग करते थे, वो बॉर्डर विलेज, और मैं सच बताऊँ मैं वहाँ SDM मर्ड भी रही हूँ। और उन दिनों भी जब गोलियाँ बहुत ज़्यादा एक बार गोलाबारी हुई थी उसी दौरान मेरे टेन्योर में, तो मैं अपने ही गाँव में जाके जायज़ा ले रही थी कि कहाँ कहाँ पे खराबा हुआ है गोली का। और उन घरों में जब गोलियां पड़ी हुई मैंने देखी तो मुझे लगा कि यार ये जो कंपनसेशन आज मैं दे रही हूँ और मैं यहीं से यही चीज़ें देख के बड़ी हुई हूँ, तो वो मेरे अंदर जो फील थी मदद करने की वो कहीं कहीं ज़्यादा थी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर लूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन। तो हमने वो अपनी तरफ से फुल कंट्रीब्यूशन अपने लोगों को जो है वो देने की कोशिश की। अच्छा, एक लाइफ आपने देखी जिसमें सिर्फ स्ट्रगल था, एक ज़िंदगी आपने वो देखी है जिसमें जो चाहते थे वो मिल गया और लोगों की मदद कर रहे हो। क्या फ़र्क आपको लगा उसमें? उसमें यही मुझे महसूस हुआ कि पहले मेरे को कोई दिक्कत होती थी तो मेरे फादर मुझे किसी की हेल्प मांगते थे कि बच्चे को इस स्टेज पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो इनको ये हल कर दो। अब मुझे लग रहा था कि येस नाउ आई कैन बी ऑफ हेल्प टू मेनी ऑफ द यंगस्टर्स। जितने भी यंगस्टर्स मेरे बहन भाई हैं जिनको ज़रूरत है, आज मैं उनके लिए रिसोर्स पर्सन बन जाऊंगी। तो वो चीज़, और आज भी जब मेरे पास कोई भी आता है कोई गाइडेंस लेने की कुछ, तो मैं अपना टाइम निकाल के डेफिनेटली बाहर के भी बच्चों को गाइड करती हूँ। और फीमेल्स को खासकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनको सपोर्ट देने में और समझाने में और मार्गदर्शन करने में भी कि भाई अपना जो फ्यूचर है उसको संवारो और इकोनॉमिकली जो है वो साउंड हो जाओ। क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो तो आपकी सोसाइटी में से भी होती है, फैमिली में से होती है, और आपको एक हर चीज़ में इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि आप देखो इंटरनेशनल विमेन डे का जो थीम है इस बार, दैट इज इंस्पायर इंक्लूजन। तो इंक्लूजन कैसे होगी? इंक्लूजन फीमेल्स की डिसीजन मेकिंग में तभी होगी जब फीमेल अपने आप को सशक्त बनाएगी। और अगर वो पढ़ाई के टाइम पे फीमेल टाइम वेस्ट करती रही तो फिर वो क्या कर पाएगी? कुछ भी नहीं। तो फिर हमने वो जो थिन लाइन डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करना है, हमने डाइवर्ट नहीं होना है। हमने कहीं जो हमारे समाज में इस टाइम कुरीतियाँ चल रही हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को जो है दूर रख के और प्रोग्रेसिव कदम की तरफ चलना है ताकि हम पूरी समाज की जो है वो ढाल बन सके। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि अभी भी समाज में जो चीज़ें देखने को मिल पा रही हैं, आपने भी अक्सर देखा होगा, इवन कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने भी इर्द गिर्द बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं यहाँ पे महिलाओं को मारा जाता है, उन्हें लगातार हिंसा का शिकार वो महिलाएं बनती हैं। हम वो चीज़ें देखते तो हैं, सुधारने की कोशिश भी करते हैं, पर कई हद तक हमसे हो नहीं पाता, हम उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते। समझाते हैं पर वो भी अपनी समझ है, किसी को समझना है तो किसी को नहीं समझना। क्या कभी ऐसी चीज़ें आपने देखी और उन पर आपका क्या रिएक्शन रहा? देखिए, ये बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दोनों तरफ का, जैसे कहते हैं ना, ताली जो है वो दो हाथ से बजती है। तो कहीं ना कहीं मैं भी जैसे बहू भी हूँ या मैं बेटी हूँ, मदर भी हूँ, वाइफ भी हूँ, तो किस तरीके से हमें बैलेंस मेंटेन करना है, मुझे लगता है हम लोगों को इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी रहता है। और हम एक फीमेल जो है अपनी फैमिली स्ट्रक्चर, आप बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर को देखिए, अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और आज विमेन ने बहुत एडवांसमेंट भी की है, बट एट द सेम टाइम इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि फीमेल जो है पहले तो मतलब खुद पीड़ित ना हो, अपने आप को सशक्त बनाए, और जब सशक्त हो गए हो फिर दूसरे को पीड़ा मत दो, दूसरी फीमेल को भी पीड़ा मत दो। और चाहे वो आप बहू के रूप में कर रहे हो, चाहे वो आप सास के रूप में कर रहे हो, यू शुड नॉट गिव नेगेटिविटी टू द पीपल। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली, क्योंकि जो भी सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर सकते हो, बट ऐसे लेवल पे आप कोई प्रॉब्लम को ले आते हो कि कहीं भी समझौते का स्कोप नहीं रहता है, और वो अक्सर फैमिलीज में हो रहा है क्योंकि टॉलरेंस कम हुई है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम टॉलरेंस कम कर दें। मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मेरी मैरिज हुई तो उसके बाद जो मेरे बड़ों ने मुझे बोला कि आप फैमिली स्ट्रक्चर में कभी भी ये माइंड में मत रखना कि आप एक ऑफिसर हो। जब आप ये चीज़ माइंड में लेके रखोगे तो आपका फैमिली स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हैप्पीनेस देता है इंसान को ओवरऑल, और जो लाइफ लॉन्ग होता है, एक नाता होता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, वो कभी नहीं मिल पाएगी जब आप ऑफिसर वाला माइंड रखोगे घर में। तो वो चीज़ मैंने हमेशा याद रखी और मैंने हमेशा कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं किसी को भी कष्ट ना दूं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो मेरे से बड़े हैं। अपनी तरफ से जिसको मैं बेस्ट
सपोर्ट कर सकती हूँ बेस्ट तरीके से वो करूँ। अच्छा मैम, आपने यहाँ पे बात कही ना कि आप लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए, पर हम जैसे देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, आज की सोसाइटी की बात करते हैं, एक हमारे माँ बाप का समय था, लड़ाई झगड़े होते थे, फिर भी कई बातों में हमारी माँ थी जो चुप रह जाती थी, कई मैटर में हमारे पिताजी थे चुप रह जाते थे, पर आज वो समय नहीं है। किसी ने एक बात बोली, हम कहते हैं कि नहीं हम डाइवोर्स ले लेंगे, हमें नहीं रहना। तो आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ बेटर है? मेरा ये मानना है कि अगर एक औरत चाहे कि उसने अपना जो घर जो है उसको प्रॉपर तरीके से संभालना है और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि मैंने फैमिली को सपोर्ट करनी, ना कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई अब तुम लोग जहाँ मर्जी जाओ। वैसी जो ये थॉट प्रोसेस है ना कि अब मैं पैसे कमाने वाली हो गई हूँ, फैमिली स्ट्रक्चर, मैं ये उनको बताना चाहूँगी कि फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो हमारे समाज का एक जड़ है, समाज का एक मूल है, उसको अंडरस्टैंड करें। क्योंकि ये जो जीवन है इट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड इट्स एन एवरीडे चैलेंज, बट जब आपको आपके अपने साथ होते हैं और आप ऊंचाइयों पे जाते हो तो वो एक बहुत अलग जो है एक खुशी होती है। तो कोशिश करें आप सबको इंक्लूड करें अपनी, मतलब इसमें अपनी सक्सेस में इंक्लूड करें, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहूँगी कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें दूसरे को। अगर हम अच्छे हैं, सशक्त हैं, तो हम ये ना सोचें कि दूसरे का कोई महत्व ही नहीं है, तो दूसरे के महत्व को भी समझें। दूसरी फीमेल, दूसरे मेल्स घर में हैं, उनकी पोजीशन को समझें, उनकी पोजीशन को अंडरस्टैंड करें, रिस्पेक्ट करें, एक्सेप्ट करें। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आपको बदले में रिस्पेक्ट ही मिलती है। तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपना आप भी हम सुधारें, कहीं ना कहीं शायद हम भी गलत हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और कोशिश करें कि मसले को सुलझाया जाए बजाय इसके कि उलझाया जाए। क्योंकि आप जब, अगर हस्बैंड और वाइफ की आपने बात की, अगर एक हस्बैंड और वाइफ की नहीं बन रही है और ये जो डाइवोर्स के स्टेज पे बात आती है, तो मेरा ये मानना है ये एक दो शख्सियतों के रिश्ते का खात्मा नहीं है, दो परिवारों का, हमारे समाज के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका है। और अगर बच्चे छोटे हैं और माँ बाप की तनाव चलता रहता है तो वो बच्चों के ऊपर, बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और जो बड़े हैं वो कभी भी नहीं देखना चाहते कि उनके बच्चे लड़ें, घर के जो बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जितना पीस बना सके बनाएं। बाकी ये है कि औरत जहाँ पे उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो यातनाएं हो रही हैं, उस बेचारी को सप्रेस किया जा रहा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इतने अच्छे कानून जो हैं वो इस टाइम फीमेल की सपोर्ट में बनाए हैं और उसको यूज़ करें और उसको जो है आपके प्रॉब्लम जो है उसको रिड्रेस कर, मतलब हो सकती है। बहुत गवर्नमेंट के इतनी, आप देखिए इतने सारे सोशल ग्रुप्स हैं, NGOs हैं, गवर्नमेंट का इदारे हैं और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही हैं। आज की डेट में हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत सपोर्ट जो है वो चल रही है। बस यही है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें सोसाइटी को और प्रोग्रेस करें। अपने जो प्रोग्रेस है उसको प्रोग्रेस होके उसके सिर पे ना रखें, उसको दिमाग में ना आने दें, अपने कर्म करें और कर्म को बढ़ाएं और उसमें कोशिश ये करें कि जो हमारा नारी का कर्तव्य है, नारी जो है वो सृष्टि की सूत्रधार है और अपनी ऊंचाइयां तो हमने जो है वो हासिल करनी है, उसके साथ साथ जो अपना कर्तव्य है उसको भी निभाना है। तो कहीं ना कहीं अगर ये वाला बैलेंस मेंटेन कर ले नारी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ज़्यादा मैं परसेंटेज में मैं कहती हूँ कम हो सकती हैं। बिल्कुल। अब मैम बातें तो बहुत कर ली आपसे, अब एक बात ऐसी जानना चाहेंगे कि आखिरकार सुनैना शर्मा मेहता के दिन की शुरुआत कैसी होती है और सुबह से रात तक कैसे मैनेज करते हो? फैमिली, बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड है, ऑफिस आना होता है, तो कैसे मैनेज होता है? तो दिन की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मैं आज जो भी कर पा रही हूँ या जितना भी मेरे को मौका मिल पाता है अच्छे तरीके से अपनी सर्विस करने का, उसमें मैं मैक्सिमम श्रेय अपने हस्बैंड को देती हूँ। ही इज़ वेरी सपोर्टिव और उन्होंने मुझे हमेशा इस प्रोग्रेसिव जो मेरी जर्नी है हमेशा सपोर्ट किया है और उन्हीं को देखते हुए मेरा बेटा मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मेरी बेटी बहुत सपोर्ट करती है और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। तो इन अ वे क्या है, ये इट्स अ मैटर ऑफ गिविंग एंड टेकिंग लव। तो ये एक इट्स लाइक रेसिप्रोकेशन। और जो दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले तो भगवान का नाम लेके हम जो है माता रानी के दर्शन करके और अपने
इष्ट देवता को याद करके दिन की शुरुआत करती हूँ और भगवान को हमेशा थैंक्स करती हूँ कि हमेशा ग्रेटफुलनेस हमें रहनी चाहिए। जितना भगवान ने दिया है, जैसा दिया है, उसमें हम लोगों को जो है ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। बच्चों को भी मैं यही गाइड करती हूँ। उसके बाद हमारे डेफिनेटली ऑफिशियल टारगेट्स रहते हैं, घर के जो टारगेट्स हैं, बच्चों के जैसे एग्ज़ाम्स हैं या बच्चों की ज़रूरतें हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरी वही रहती है कि उनके मुताबिक जो है वो घर में ब्रेकफास्ट भी हम लोग बनाएं और अच्छे तरीके से जो है वो ब्रेकफास्ट सर्व हो। और उसके साथ साथ जो मेरे हस्बैंड की जितनी भी उनकी ऑफिशियल जितनी भी कमिटमेंट्स हैं उसमें मैं जितनी सपोर्ट कर पाऊँ, और उसके साथ साथ जो ऑफिशियल टारगेट्स हैं उस पे फिर हमारा ध्यान जो है वो चल पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं उसमें शुरुआत हमारी मॉर्निंग 8 बजे से हमारा काम जो है वो शुरू हो जाता है, ऑल द मैसेजेस एंड ऑल द नेक्स्ट टारगेट्स टू बी कंप्लीटेड। और उसके बाद जो हमारे कोशिश ये रहती है कि सबको फूड जो है, खाना जो है वो हेल्दी फूड हो, ये हमारे घर का मेरी एक कोशिश है। और उसके पहले जो मॉर्निंग में जो वर्कआउट है, वर्कआउट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और योगा एक्सरसाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारा एक घर का ट्रेंड है और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों योगा करते हैं। और उसके बाद जो है वो जो शुरुआत होती है, और सबसे पहले मैं सबको ये बताना चाहूँगी, जितनी भी फीमेल्स सुन रही हैं या मेल्स भी, कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। और अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देता तो फिर कोई भी साथ नहीं देता। लेकिन शरीर आपका साथ दे, उसके लिए अपने शरीर के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें, चाहे जैसे मर्जी निकालें आप, बट आपको 1 घंटा अपनी बॉडी को देना है। और अगर आप फिट हैं तो आप अपने सारे कर्तव्य जो है अच्छे से निभा सकते हैं। और योगा मेडिटेशन जो है वो इंसान का जो मानसिक संतुलन है वो बनाने में और आज के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने में बहुत मदद करता है। और उसी तरीके से, और उसमें पॉजिटिविटी आती है, और जब पॉजिटिविटी आ जाती है तो कोई भी चैलेंज आप जो है वो पूरा कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। हाँ। और एक हेल्दी फूड, ये जो जंक फूड है इसको एक पर्टिकुलर डेज रखें जिसमें आप वो कर सकते हैं, चीट मील आप ले सकते हैं। अच्छा मैम, आपका वो डे कौन सा रहता है ये बताओ ज़रा। सैटरडे और संडे वाले दिन तो हम अच्छे से, उस दिन क्या स्पेशल खाते हो आप? उस दिन जो हमारा मन करता है, और खासकर यू नो व्हाट, जो लोकल जो हमारा फूड है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये सारी जो डेलिकेसीज हैं हमारी लोकल, और कलाड़ी कुलचा हो गया, या बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लोकल यहाँ पे बनती हैं। आई रियली रियली लव रिलिशिंग द टेस्ट ऑफ दीज क्विजीन्स। और कोशिश रहती है कि डोगरी फूड एक दिन हमारे घर ज़रूर बने। तो वो एक, उससे क्या होता है, कल्चरल लेगेसी कैरी फॉरवर्ड होती है, बच्चों को पता चलता है कि ये हमारा डोगरी फूड है। और मेडिकली भी देखा जाए तो जो खमीरे होते हैं दे आर वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसमें होता है। और जो पहले चीज़ें चलती थी उसको भी कहीं ना कहीं मेरी कोशिश रहती है कि उसको रिवाइव करते जाएँ और घर में वो वाला फूड भी चले। और स्प्राउट्स एंड ऑल। ऐसा दिन होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ हम भी जानते हैं काफ़ी ज़्यादा बिजी है, बस भागना है, ये करना है, वो करना है, कभी ऐसा कोई दिन कि आज मैम का मन कर गया, सुने ना मैम का कि यार आज ना कुकिंग की जाए, आज सबको अपने हाथ से कुछ खिलाया जाए, वो कौन सा दिन रहता है? नहीं, मेरी कोशिश रहती है, और मेरे बच्चों की कुछ डिमांड्स रहती हैं बेसिक जो मेरे हाथ की उनको चाहिए, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको प्रोवाइड कर सकूँ, बना के दे सकूँ। और जितनी जल्दी बना लेती हूँ उतना ही उसका टेस्ट ज़्यादा होता है। तो वेजीज वगैरह, मतलब रोस्टेड वेजीज एंड सो मेनी थिंग्स। मतलब एक टाइम था जब केक्स वगैरह भी खुद बेक करते थे, और अब थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई है। कमी नहीं हुई है, प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी वो शिफ्ट हो गई बच्चों के भी, जैसे इस टाइम थोड़ी वैसी स्टेज है, वो भी ज़्यादा पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसके हिसाब से और उसके समय की जो महत्व है उसको देखते हुए ही जो मेनू मैं बना पाऊँ उसको मैं शॉर्टकट लेके फटाफट से करके दे देती हूँ, ताकि उनको एक फील आए कि यस मदर ने हमारे लिए कुछ बनाया। माँ का कर्तव्य भी हो जाए, एक हेल्दी फूड भी बच्चों को मिल जाए, और बाकी काम भी हो जाए। अच्छा मैम, आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक टाइम या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको कभी भी नहीं भूल सकता है और कभी भूला भी नहीं है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा क्यों ना हो? ऐसे तो सभी, मतलब चलता रहता है लाइफ, यू नो, इट कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग। और मेरा ये मानना है कि हर दिन को एक खूबसूरत से चैलेंज की तरह लेके चलो, और हमेशा चलती आई हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में हैं, बट जब भी मैंने किसी ज़रूरतमंद की मदद की, जब मैं SDM अखनूर थी या SDM मड थी,
तो मुझे लगता है कि, और इनफैक्ट सेक्रेटरी जेएमसी रही और बहुत सारी ऐसी पोजीशंस पे अभी भी, जैसे ये यहाँ पे हूँ टूरिज्म में, तो हमारी कोशिश रहती है कि जितने लोगों को मैं अपने एंड से प्रमोट कर सकूं, अपने एंड से मैं थोड़ा सा उनके लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊं कि उनको उनकी जगह मिल जाए। जैसे जो हमारा अभी पिछले दिनों दिवाली का हुआ था, हमारा दीपावली महोत्सव हमने किया था, और उसमें जो छोटी लड़कियां हैं यहाँ पे, वो उन्होंने स्टार्टअप्स रखे हैं, कोई चॉकलेट मेकिंग करती हैं, बहुत सारे, अरे वो उनके ऑनलाइन सारा वो सेल परचेज भी चल रहा होता है, बट अप्सरा रोड पे हमने उनको एक स्टॉल्स लगा के दिए थे उस दीपावली महोत्सव में। उन दिनों उनकी जो इकोनॉमिकली जो उनकी कंडीशंस थी और इम्प्रूव हुई, उनकी सेल्स बहुत अच्छी हुई, उनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, उनके प्रोडक्ट्स घर घर में पहुँचे, और कहीं ना कहीं उसमें मैं ये कहूँगी पूरी डायरेक्टरेट का ही रोल था कि मैम इनको बढ़ावा देना चाहिए। तो वो मोमेंट जब लड़कियों ने मुझे थैंक्स किया, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि इतनी सी बात से हमारी, इनकी जो लाइफ की जो जर्नी है उसने एक बूस्ट लिया, उछाल लिया, इनको मौका मिला गोल्ड मार्केट में ये अपना अप्सरा रोड पे अपना जो हुनर है उसको अच्छे तरीके से शोकेस कर पाए। तो वो मुझे दिन जो है वो बड़ा एक महत्वपूर्ण लगता है कि छोटी छोटी बच्चियाँ, उनको मैं इतना सपोर्ट दे पाई, एंड व्हेन एवर आई सपोर्ट फीमेल आई फील टू गुड। और मेरी हमेशा यही फीमेल से भी रहेगी कि बाकी दूसरी फीमेल्स भी जो आपके घर से लेके आपके ऑफिस प्लेस से लेके हर जगह तक अपनी कोशिश करें कि आप उनको सपोर्ट करें, और हमेशा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारी तरफ से उनके साथ कभी भी कुछ गलत ना हो। जहाँ पे हम किसी को एम्पावर कर सकते हो, हमें डेफिनेटली एम्पावर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल मैम, और बिल्कुल अंत में मैं चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस उपलक्ष्य पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जम्मू की महिलाओं को? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसमें कि एक, मैं ये कहूँगी ये एक वो दिन है जिस दिन हम इसको जो है सबको एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है और अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि 365 दिन जो हैं वो हम विमेंस डे जो है वो सेलिब्रेट हमें करना चाहिए। और मैं हर दिन को एज अ विमेंस डे लेके, हर दिन जब भी मैं अपना काम कर रही होती हूँ या जब भी मेरे को किसी फीमेल को भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो अपनी तरफ से मैं जब आगे आके कोई भी थोड़ी बहुत मदद कर सकती हूँ, तो मुझे वो लगता है कि मैंने वो विमेन डे सेलिब्रेट कर लिया। तो ये इन अ वे आज हम इसका एक किस्म से सेलिब्रेट जॉइंटली करते हैं, उसको याद दिलाते हैं एक दूसरे को भी, जो भूल गए होते हैं कि भैया ऐसे मत करो, एवरी डे इज़ अ विमेंस डे। उसको आप एक्सरसाइज करो प्रैक्टिकली, ये नहीं कि आप हम बोलेंगे और उसको करें ना, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई। और अगर कोई नहीं समझ रहा है, उस फीमेल को भी समझाएं कि भाई तुम इस तरीके से चलोगी तो ज़्यादा अच्छा। और फीमेल्स में थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, और हमें ना इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकलना चाहिए। अगर हम किसी दूसरी फीमेल से इनसिक्योरिटी कर रहे हैं या इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपनी प्रोग्रेस तो रोक ही रहे हैं, और इनफैक्ट सोसाइटी को हम पीछे लेके जा रहे हैं। तो हमारा सोसाइटी की तरफ फ़र्ज़ है, तो सोसाइटी की तरफ फ़र्ज़ निभाने के लिए हमें पहले खुद का अपना फ़र्ज़ ठीक करना है। ये मेरा सभी फीमेल्स को जो है वो मैसेज है। कोशिश करें जहाँ भी इश्यूज़ हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि हम घर में पॉजिटिविटी फैलाएं। और जब घर हमारे पॉजिटिव रहेंगे, हमारा समाज पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा देश जो है वो और तरक्की कर पाएगा। क्या बात है मैम। और मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो अपना कीमती समय दिया। और फिर एक बार मैम आपको तहे दिल से हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं किस तरह से आप अपनी लाइफ में कितने चैलेंजेस लेते हुए हर एक चीज़ बखूबी से कर रहे हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे दी न्यूज़ नाउ की टीम आपको तहे दिल से सैल्यूट करती है। थैंक यू सो मच, एंड आई सैल्यूट यू ऑल्सो एंड ऑल द फीमेल्स जो इस जर्नलिज्म के फील्ड में हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, और हर फील्ड में जो महिलाएं हैं और जो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हैं और माइंडसेट पॉजिटिव लेके, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके काम कर रही हैं। मैं आप सबके साथ हूँ, और हमेशा मैं यही चाहूँगी कि हम लोग सारे इकट्ठे होके ही देश की प्राइड बने, एंड टुगेदर वी कैन। थैंक यू सो मच। तो वहीं इसी के साथ आज हम जिस प्रोग्राम के माध्यम से मैम से मुलाकात की हमने, और आप तक उनकी आवाज़ पहुंचाई, उनका जीवन किस तरह से है, किस तरह से वह कार्य कर रही हैं, तो आपको हमने बताया। लेकिन ये प्रोग्राम दिखाने का बस एक ही मकसद है कि आप लोग भी आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि मुझ में की कोई कमी है, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर वो महिलाएं जो आए दिन हिंसा की शिकार बनती है, आप उन महिलाओं की भी मदद करिए, उन्हें भी बताएं कि आप काफ़ी अहमियत रखती हैं, आप भी आगे बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।